सो वेलकम वापस। आगे का नेक्स्ट पार्ट जो उसमें रह गया था अपने पिछली वीडियो के अंदर, मैं इसकी यहाँ तक का जो था जिसमें अपने जो मिडल रिएक्टिव मेटल जो थे उनका एक्सट्रैक्शन समझा चुका था आप लोगों को। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में जो लो रिएक्टिव जो मेटल है उन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में। लो रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मर्क्यूरी है एक्सेट्रा, ये सारे किसमें आते हैं, लो रिएक्टिव में आते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है वो समझते हैं। जनरली ये कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं ये जानना बहुत जरूरी। तो ये ज्यादातर पाए जाते हैं या तो ऑक्साइड फॉर्म में या फिर पाए जाएंगे सल्फाइड फॉर्म में। अब आप देख लें ऑक्साइड या सल्फाइड। अब ऑक्साइड में है तो एक स्टेप पूरा का पूरा हमारा बच गया, कौन सा भाई, कन्वर्टिंग इनटू ऑक्साइड। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑक्साइड में है। लेकिन यदि आपका और सल्फाइड फॉर्म में है तो हम रोस्टिंग के थ्रू किसमें जाएंगे, आपके ऑक्साइड ओर में चले जाएंगे, तो ऑक्साइड फॉर्म में लाएंगे। तो आपके और दो फॉर्म में आएंगे, या तो ऑक्साइड फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में। मेटल विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रोस्टिंग। अगर सल्फाइड ओर आपको प्राप्त होता है तो आप क्या करें, उसे क्या करें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके पहले किस में ले आए, आपके मेटल ऑक्साइड में ले आए, और फिर उस मेटल ऑक्साइड को कंटिन्यू थोड़ा और हीट करो आगे, तो आपके आगे क्या हो जाएगा, वो आपके मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेल्फ रिड्यूस होता है वो। अब आप देखें, इसमें बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखें, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं ये चीज। मर्क्यूरी इज ऑब्टेन, मर्क्यूरी जो है वो आपके उसका इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है, सिनेबार। ओर का फॉर्मूला देख लो, SgS मतलब कौन सा ओर हो गया, सल्फाइड ओर हो गया। तो सल्फाइड ओर को हम सबसे पहले हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसे हीट कर रहे हो, देख लीजिए, और क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस बन के निकल गया, हमको क्या मिल गया, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब ये जो आपको जो मर्क्यूरी ऑक्साइड जो आपको मिल रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये आपके और आगे कन्वर्ट करना मर्क्यूरी के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसे कुछ नहीं करना, आप उसे और हीट कर दो। सिंपली इसे आपने क्या कर दिया, और हीट कर दिया, और सिंपली इसे हीट करते ही ये आपके ऑक्सीजन को भी क्या कर देता है, छोड़ दिया। लो रिएक्टिव है, तो लो रिएक्टिव है तो इसको तो रिड्यूसिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसे रिड्यूसिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी। जब रिएक्टिव मेटल होते हैं ज्यादा तो उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीजन खींच करके अलग करना पड़ता है, लेकिन ये लो रिएक्टिव होने की वजह से सिंपली आपने मर्क्यूरी ऑक्साइड को क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये मर्क्यूरी ऑक्साइड आपके सिर्फ मर्क्यूरी बच गया, ऑक्सीजन आपकी गैस बन के निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लो, ये मेटल आपको प्राप्त हो गया। सिंपल है कि जो आपका ओर था उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, रोस्टिंग प्रोसेस से ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में आ गया, उसको और ज्यादा आपने हीट कर दिया बिना रिड्यूसिंग एजेंट के, तो वो हीट करते ही आपके मर्क्यूरी के अंदर मतलब मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। क्लियर। अब यहां पर आप देखें कॉपर, कॉपर जो है कुछ इसी तरीके का वो भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कॉपर को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपके ये सल्फाइड ओर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन आप देख लें, ये आपकी रिएक्शन है Cu2S प्लस O2, और ये आपके कन्वर्ट होकर के कॉपर ऑक्साइड में हो गया और SO2 गैस बन के निकल जाएगी। क्लियर चीज, मिल गया मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड मुझे चाहिए मेटल के फॉर्म में, इसे मुझे कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो अब मैं कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं। अब यहां पर बात आती है कि आपको यहां बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जो आपका ओर है इसी के साथ रख करके इसे और हीट कर दो, इसके अंदर ही इसको क्या करें, और हीट करें, तो ये जो आपका ओर है ये ओर ही इसके लिए क्या काम कर लेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर जाएगा। और आप देख लें, ये जब इसके साथ हीट किया जाता है तो कॉपर अलग, SO2 अलग, और ये निकल गया, ये बन गया आपका कॉपर। क्लियर चीज। तो आप देखें यहां पर क्या देखा हमने कि यहां पर एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं हो रहा, कारण लो रिएक्टिव है। लो रिएक्टिव होने पर आपको बाहर से स्पेशल कोई रिड्यूसिंग एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो बड़े इजी वे में ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
क्लियर। तो एक दो एग्जांपल है आपके इसके अंदर लो रिएक्टिव में, एक मर्क्यूरी का है जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ही नहीं, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए लेकिन बाहर से डालने की जरूरत नहीं, उसमें उसका और ही उसका क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्लियर चीज, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपके ये जो है, ये जो लो रिएक्टिव जो मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन इस तरीके से किया जाता है। मेटल प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमने मेटल प्राप्त किया वो एक तो लो रिएक्टिव, एक मिडल रिएक्टिव, अब है आपके टॉप ऑफ द रिएक्टिव, आपके एकदम रिएक्टिविटी के टॉप पर जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। अब पहली चीज तो ये कि भाई ये जो मेटल है ये कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये आपके ज्यादातर हैलाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, हैलाइड्स। अब देखें, the metal at the top of the activity series like the potassium, sodium, calcium, aluminum etc. cannot be obtained from their ores by simple heating or by heating with reducing agent. इनको सिंपली हीट करके या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करके आप इस मेटल को ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर चीज। तो अब आपको यहां क्या करना पड़ेगा, दे आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। आप जो उसका मोल्टन जो उसका ओर है, जो हैलाइड ओर होगा, हैलाइड मतलब क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस फॉर्म में जो रहेगा उसमें भी ज्यादातर आपके क्लोराइड फॉर्म है। तो क्लोराइड फॉर्म में जो आपका ओर है उसे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। और उसके द्वारा आप क्या करोगे, इसे इस मेटल को प्राप्त करोगे। क्लियर चीज। इस मेटल को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके उसका जो ओर है जो कौन से फॉर्म में है, वो क्लोराइड फॉर्म में है। तो मेटल क्लोराइड को आप क्या करोगे, पहले तो मेल्ट करोगे और मेल्ट करके आप उसे क्या करोगे, एक तरीके से मोल्टन स्टेट में लाओगे, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करोगे। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा आपका मेटल क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरी बात को अपन समझते हैं कि किस तरीके से ये आपके प्राप्त होता है। यहां पर आपके एग्जाम्पल लिया गया सोडियम क्लोराइड का। किसका, सोडियम। सोडियम इज हाई रिएक्टिव, बहुत हाई रिएक्टिव है। तो सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, इस NaCl का यूज जो है वो आपको करना है। क्या करना है, इस NaCl का यूज करना है। अब NaCl क्लोराइड है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बीच में। तो पहले करो इसे हीट करते ही आ जाएगा कौन सी स्टेट पे, मोल्टन स्टेट पे। और मोल्टन स्टेट में सोडियम और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्डिंग है वो काफी कमजोर हो जाता है। क्लियर चीज, वो क्या हो जाता है, काफी कमजोर हो जाता है, तो वीक हो गया। अब इसके बाद आपने देख लो ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब इसके अंदर जब आप दो इलेक्ट्रोड डालोगे, ये दो इलेक्ट्रोड, एक यहां है और एक यहां, इलेक्ट्रोड को बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उनसे कनेक्ट किया जाता है। एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा जो जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ता है उसे हमेशा क्या कहा जाता है, उसे एनोड कहा जाता है। क्लियर चीज। अब आप देखें कि जब आप इसे की लगा दें, करंट जैसे पास करोगे, करंट पास करते ही इस NaCl का ब्रेकडाउन होगा और दो आयंस क्रिएट होंगे, एक Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर, ऑब्वियसली होगा ये। तो आपके एनोड और कैथोड पर दो रिएक्शन चलेगी। जब ये Na अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा तो Na किसकी तरफ जाएगा, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब Na को दौड़ना है किसकी तरफ, इसकी तरफ। ये Na कहां जाएगा, इस कैथोड की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और जो Cl है वो किसकी तरफ दौड़ेगा, वो दौड़ेगा आपके एनोड की तरफ। क्लियर। तो जब ये Na पॉजिटिव कैथोड पे आता है तो कैथोड पे क्या रिएक्शन चलती है, और जब Cl नेगेटिव एनोड पे आता है तो क्या रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन समझ लें। ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको यहाँ बता दी। जब कैथोड पर ये Na पॉजिटिव आता है तो ये Na पॉजिटिव आते ही यहां से जो इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे वो रिसीव करता है और Na के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन गया सोडियम मेटल।
और जब ये क्लोरीन जब यहाँ जाता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रोड पे जाता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो दो क्लोरीन के आयन है, जब वहां पहुंचे तो दोनों क्लोरीन के आयन ने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, दोनों क्लोरीन के आयन जो आयन थे वो आपस में जुड़ चुके और क्या बन गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन चुका। तो ये इस तरीके से आप देख लें Cl नेगेटिव Cl के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो एनोड कैथोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन आयंस एक्सेप्ट करता है, और जब एनोड पर कोई आयन जाता है नेगेटिव आयन तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज करता है, और इस तरीके से यहां पर Na डिपोजिट हो जाएगा और इसके ऊपर Cl2 डिपोजिट हो जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से ये टॉप रिएक्टिव सीरीज में आने वाले जो मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है, मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं कि एक लिक्विड होता है, उसके अंदर एक दो इलेक्ट्रोड डालते हैं, करंट पास करते हैं, और जब करंट पास होती है तो उसका अलग अलग चार्ज पार्टिकल अलग अलग इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही प्रोसेस आपके क्या किया गया है, यूज किया गया। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात आपको। तो ये हो गया आपका टॉप रिएक्टिव का एक्सट्रैक्शन। अब इसके बाद जो लास्ट तीनों ही प्रोसेस के अंदर हमने देखा लास्ट में, हालांकि जो टॉप रिएक्टिव का तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने कर ही दिया, तो यहां तो आपको और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मिडल रिएक्टिव और लो रिएक्टिव के अंदर जो आपको मेटल मिला रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड से, वो मेटल अभी भी कुछ बहुत माइनर से उसमें इम्प्योरिटी है, तो उस इम्प्योरिटी को भी क्या करना है, हमको अलग करना है। उसके लिए मेथड आपका आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जिसको हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक तरीके का ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही है। तो अब इसमें आप देखें तो रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटी फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आपका जो मेटल जो इम्प्योर मेटल है, उस इम्प्योर मेटल में से इम्प्योरिटी को निकाल करके प्योर मेटल प्राप्त करने का जो प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और इसमें आप कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कौन सा वाला मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक आते ही समझ लो इलेक्ट्रोलाइसिस आ गया। अब इसमें होता क्या, इसकी बेसिक चीजें क्या, इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सॉल्यूशन यूज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड यूज करने पड़ते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। तो एक कैथोड होगा और एक होगा आपका एनोड। क्लियर, ऑब्वियसली। अब इसमें बात आती है कि साहब ये तीनों चीजें कौन सी होगी, ये इस स्टेप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे, इलेक्ट्रोड में कैथोड किसका बनाओगे और इलेक्ट्रोड में एनोड किसका बनाओगे। अब आप फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो कॉपर को, किसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, कॉपर को, इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं। अगर आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो सॉल्यूशन आप यहां यूज करोगे इट विल बी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी कॉपर सॉल्ट। कॉपर की किसी भी सॉल्ट का आप एक्वस सॉल्यूशन ले लो। यहां पर कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर आपकी ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट हो गया, कॉपर के बहुत सारे सॉल्ट बनते हैं और उनका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन आप यहां ले लेते हो तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर है तो कॉपर का, अगर आयरन है तो आयरन के सॉल्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। जिंक है तो जिंक के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। क्लियर चीज। अब आपके बाद आई कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा। तो अब यहां पर ध्यान दें कि जो आपके अभी तक का जो प्रोसेस चला उससे जो मेटल मिला दैट इज इम्प्योर मेटल। वो कौन सा है, इम्प्योर मेटल। और आप इसके बाद प्योर मेटल प्राप्त करना चाहते हो तो अभी आपके पास जो अवेलेबल है वो कौन सा है, इम्प्योर मेटल। तो बताओ उस मेटल को जिसमें से इम्प्योरिटी निकालनी है उसे कैथोड की जगह यूज करेंगे या एनोड की जगह। तो ध्यान रहे ये इम्प्योर मेटल जो अभी तक के प्रोसेस से हमें मिलता है इट विल बी यूज एज एनोड। तो इम्प्योर कॉपर, क्योंकि कॉपर है तो मैं यहां कॉपर लिख रहा हूं, इम्प्योर कॉपर
जो रॉड है वो यहाँ पर यूज की जाएगी। क्लियर चीज। तो ये आपका इम्प्योर कॉपर का जो रॉड है वो यहाँ है। ये किसकी जगह है? ये एनोड की जगह है। एनोड कौन सा होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ध्यान रखना। और कैथोड कौन सा होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। तब कैथोड किसका बना हुआ? तो कैथोड में आपको कहीं और से प्योर मेटल की स्ट्रिप लानी पड़ेगी। क्या लाना पड़ेगा? बाहर से। अभी तक के प्रोसेस में से कुछ यूज नहीं किया है। अब वो जो है इस प्रोसेस से मिला हुआ मेटल तो इम्प्योर है, जिसको हमने एनोड की जगह लगा दिया। अब आपको बाहर से एक प्योर कॉपर की स्ट्रिप लानी है जो यहाँ यूज करनी है। तो प्योर कॉपर स्ट्रिप आपके क्या हो जाएगी? यहाँ आ जाएगी। तो आप समझ लें कि जो मेटल आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्यूज सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में काम में आएगा। इलेक्ट्रोड में कैथोड जो है उसी मेटल का प्योर स्ट्रिप यूज किया जाएगा, पतला सा। यहाँ पर ज्यादा मोटा लेने की जरूरत नहीं है, पतली सी स्ट्रिप, बहुत पतली। और आपके पूरा जो इम्प्योर मेटल का ब्लॉक है, जो रॉड है, वो आपके एनोड के रूप में यहाँ यूज हो जाएगा। इसमें क्या है? आपका जो मेटल है जो अलग करना है, साथ में इम्प्योरिटी है। क्लियर चीज। तो ये सेटअप हो गया। ये आपका देख लें एनोड है, ये आपका क्या है? कैथोड है, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। समझ आएगी बात? इस तरीके से ये आपके चलेगा। तो अब यहां पर रिएक्शन कैसे होगी उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें कि जब आपके, थोड़ी थ्योरी मैं बता देता हूं, इसके अंदर क्या किया है? इन दिस मेथड, कॉपर का एग्जांपल लेकर के, इन दिस मेथड द ब्लॉक ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। इम्प्योर मेटल को, ब्लॉक को क्या बनाया जाएगा? एनोड। थीन शीट ऑफ प्योर मेटल क्या बनाया जाएगा? कैथोड। और जो मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसे आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के रूप में यूज करोगे। ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूं, ये कॉपर का एग्जांपल लेकर के समझिए इसे। अब देखिए इसमें कॉपर का जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के अंदर ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर क्या बनाया गया? एनोड। ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर क्या बनाया गया? एनोड। थीन शीट ऑफ प्योर कॉपर क्या बनाई गई? कैथोड। दिख रहा होगा आपको, थीन शीट ऑफ प्योर कॉपर क्या बनाई गई? कैथोड। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लिया गया? एसिडिफाइड। थोड़ा सा एसिडिफाइड कर दिया, करंट इजीली पास हो, वो हो गया आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है। कई बार क्या आता है कि करंट आप जब पास आउट करते हो तो इजीली स्टार्ट नहीं हो पाता प्रोसेस, तो उसको थोड़ा सा एसिडिफाइड कर दोगे तो एसिड इज अ गुड कंडक्टर। एसिड का जो सॉल्यूशन होता है गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा एसिडिफाइड करके इसको यूज करते हैं। एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फिर वो कंटिन्यू चलता है। तो अब आप देखें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है CuSO4 यहां पर यूज कर लिया गया। अब होगा क्या कि जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट दोगे, इस प्रोसेस में क्या करोगे? इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो इसमें से क्या होगा? Cu अलग और आपका जो एक तरीके से SO4 है वो अलग, Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। अब आप देखें कि इस इलेक्ट्रोड में आपके क्या है? कॉपर है। क्लियर। और इसमें इंप्योरिटीज है, ये दो चीजें हैं इसमें। तो अब आप जैसे ही इसमें ये करंट पास करोगे तो ये आयंस जो होंगे, पॉजिटिव आयंस, ये किस तरफ जाना चालू करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये सारे कॉपर उधर जाएंगे। तो इसमें जितना भी इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस होगा वो सारा कहां जाएगा? इस स्ट्रिप पे जाएगा और डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस की कमी आएगी, वो कॉपर का आयन कहां से आएगा? वो कॉपर का आयन यहां से आएगा। इसका मतलब जैसे इसमें कमी होगी वो यहां से खींचेगा, और जैसे ये यहां आ जाएगा उसके बाद यहां चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये आपके कॉपर इसमें से निकलता जाएगा और यहां से फ्लो होता हुआ कहां चला जाएगा? इस स्ट्रिप पे चला जाएगा। तो धीरे धीरे सारा कॉपर इसमें से निकला और कहां चला गया? इस स्ट्रिप पर डिपोजिट हो जाएगा और ये स्ट्रिप मोटी सी हो जाएगी आपके, पूरा कॉपर यहां आ गया। अब यहां बचा क्या? कॉपर सारा चला गया
तो बचा क्या, इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी ऐसे ब्रॉड फॉर्म में थोड़ी रहनी है, इसमें से बीच बीच में से कॉपर मेटल के पार्टिकल जा चुके हैं, तो अब ये इम्प्योरिटीज क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ गिरेगी। कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ बिखरेगी, नीचे की तरफ डिपोजिट होनी चालू। अब ये बेसिकली एनोड की इम्प्योरिटीज है, तो इसे नाम दिया गया एनोड मड। क्या नाम दिया गया, एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड मड बोलते हैं। और इस तरीके से ये आपका एनोड मड कहाँ डिपोजिट हो जाता है, इस जगह डिपोजिट हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोसेस है ये चलाया जाता है, और आपका फाइनली जो सारा मेटल है वो इस इम्प्योर रॉड से निकल करके प्योर स्ट्रिप पर जाकर के डिपोजिट हो जाता है। आयरन होता तो आयरन इसमें से निकलता, सॉल्यूशन में जाता, सॉल्यूशन में से होता हुआ यहाँ चला जाता। कॉपर है तो कॉपर इसमें से निकल करके इस पे जा रहा है। जिंक होता तो जिंक भी इसमें से निकल के सॉल्यूशन में आता, फिर सॉल्यूशन से इसमें जाता। तो धीरे धीरे इसमें से सारा आपका प्योर मेटल निकल करके इधर चला जाएगा, इधर इम्प्योरिटी बचेगी जो नीचे जमेगी, उसे कहा जाता है एनोड मड। कोई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनोड मड, तो ध्यान रखना व्हाट इज एनोड मड। एनोड मड इज द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द एनोड। एनोड के नीचे की तरफ जो इम्प्योरिटीज जो जम जाती है उसे हम लोग एनोड मड कहते हैं। ठीक है साहब, तो इजी है। चलिए चलो बढ़े आगे। एक छोटी सी चीज है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट थोड़ी सी जानकारी रखें इस चीज की भी। आप लोगों ने अक्सर गोल्ड के केस में सुना होगा, सोने की जब हम खरीदी करते हैं तो कई लोग कहते हैं आई हैव 22 कैरेट गोल्ड, आई हैव 24 कैरेट गोल्ड, समवन सेज आई हैव 20 कैरेट गोल्ड। कई ऑर्नामेंट्स के बारे में सुना होगा कि ये 20 कैरेट का ऑर्नामेंट है, 20 कैरेट गोल्ड का ऑर्नामेंट है, ये 22 कैरेट गोल्ड का ऑर्नामेंट है, ये 18 कैरेट गोल्ड का ऑर्नामेंट है। व्हाट इज दिस दैट कैरेट, कैरेट क्या? तो गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड कैरेट। ध्यान रखना। अब मैं सीधा सीधा ये कहूं कि भाई 100% प्योर मेटल, अगर मेरे पास 100% प्योर गोल्ड है तो बताओ मैं उसे कितने कैरेट का बोलूं, ये जानकारी होनी मेरे पास बहुत जरूरी है। तो इसको उन्होंने बनाया 24 कैरेट, दिस इज 24 कैरेट। तो 24 कैरेट गोल्ड इज ऑलवेज 100% प्योर गोल्ड, उसमें कुछ भी दूसरा एलिमेंट या मेटल नहीं है। ध्यान रखना, 24 कैरेट गोल्ड अगर कोई बोलता है तो आप समझ लो वो 100% आपके क्या है, वो आपका प्योर गोल्ड है। अब अगर कोई आपको बोल दे कि साहब आई हैव 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स इसके अंदर 22 कैरेट गोल्ड का मतलब कि जो 100% था या आपका 24 पार्ट जो थे उसमें से 22 पार्ट ऑफ गोल्ड प्लस 2 पार्ट ऑफ सम अदर सब्सटेंस जैसे कॉपर या सिल्वर का यूज होता है। किसका यूज होता है, कॉपर और सिल्वर। ध्यान रखना। तो आपके एक तरीके से 22:2 ये हो गया, ये समझ लो आप। अगर आपको कहा जाए कि साहब 18 कैरेट गोल्ड, अब 18 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या हो गया, गोल्ड और आपके अगर सिल्वर का रेशियो निकाला, उसमें सिल्वर है, कॉपर नहीं है, सिल्वर है, तो बताओ किस रेशियो में होंगे, तो 18:, सीधा सीधा 24 में से माइनस करो 18, कितने बचे 6। मतलब गोल्ड को उन्होंने, प्योर गोल्ड को 24 पार्ट माना, उसको कितना माना, 24 पार्ट, 24 कैरेट। अब आप उसमें से उसका कैलकुलेशन कर लो कि अगर 18 कैरेट गोल्ड है मतलब उस 24 में से 18 पार्ट आपका गोल्ड है और 6 पार्ट आपका सिल्वर। रेशियो यहां से निकाला जा सकता है ना। अगर मैं 18:6, अब ये बना क्या बेसिक, ये बना आपके 6:2 और करें तो 3:1। 3:1 में अगर मैं गोल्ड और सिल्वर को मिलाता हूं तो मेरे कितने कैरेट का गोल्ड बनेगा, वो बनेगा आपके 18 कैरेट का गोल्ड। अगर मैं यहां पर 11:1 की रेशियो में अगर गोल्ड और सिल्वर को मिलाता हूं तो बताओ कितने कैरेट का गोल्ड बनेगा, 22 कैरेट का। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि अगर मैं 5:, एक मिनट,
5:1, 5:1 की रेशियो में यदि मैं, ये गोल्ड है, 5 पार्ट आपका गोल्ड हुआ और 1 पार्ट आपका क्या हो गया, सिल्वर हो गया। अब मुझे बताओ ये कितने कैरेट का गोल्ड हुआ, रेशियो पता करें आप लोग। मेरे को कितने 24 पार्ट होते हैं, कितने होते हैं 24। अब आप यहां पर पता करें कितना हो सकता है। ये कितना दिया हुआ है 5, देखें इसमें 5:1, इसको पहले तो ऐड कर लें, 5 + 1 कितना हो जाता है 6, 6 से डिवाइड करें इसको, रेशियोज वगैरह निकालने आते हैं, उसी का यूज करना है। कितने हो गए आपका 4। अब इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4 मतलब 20:4, मतलब 20 पार्ट गोल्ड है और 4 पार्ट सिल्वर है, दैट मीन्स 20 कैरेट गोल्ड है। वो कितने कैरेट का गोल्ड है, वो 20 कैरेट का गोल्ड हुआ। तो कुल मिला के गोल्ड की इम्प्योरिटीज या गोल्ड की प्योरिटी, इम्प्योरिटी नहीं कहेंगे, गोल्ड की प्योरिटी, तो गोल्ड की प्योरिटी जो है वो आपके किस में मेजर होती है, कैरेट में होती है। तो प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड का मतलब 18 पार्ट ऑफ गोल्ड इन 24 पार्ट ऑफ एलॉय। जो एलॉय बनेगा गोल्ड और सिल्वर का, उसमें 18 पार्ट या 18 पार्ट जो है वो आपके गोल्ड के रहेंगे। एंड 1 कैरेट इज इक्वल टू 4.166 ग्राम पर 100 ग्राम एलॉय। अगर 100 ग्राम एलॉय आप लेते हो, एलॉय किसका किसका है, आपके गोल्ड, और आप इसका ले लें सिल्वर का। अगर आप गोल्ड और सिल्वर का एलॉय लेते हैं 100 ग्राम, तो इसमें से 1 कैरेट का मतलब क्या हो गया 4.166 ग्राम जो है वो क्या होगा, वो गोल्ड होगा। क्लियर, अगर 1 कैरेट गोल्ड है तो ठीक है। अगर 2 कैरेट है तो इससे डबल कर दो, 3 कैरेट है तो इससे डबल कर दो, इतने 100 ग्राम में इतने ग्राम आपके क्या होगा, गोल्ड होगा। ठीक है, तो गोल्ड आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन भी आता है जो इससे जुड़ा हुआ है, व्हाई 24 कैरेट गोल्ड आर नॉट यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट बनाने के लिए प्योर गोल्ड यूज नहीं कर सकते। प्योर गोल्ड होगा तो अच्छा होना चाहिए, मेरा जो गहना है, मेरा जो ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, वो अगर प्योर गोल्ड की बने तो मेरे लिए अच्छा है, एकदम प्योर चीज है। लेकिन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों, इसका आंसर पता करिएगा और फिर मैं आपसे वापस पूछूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, या जब भी लाइव इंटरेक्शन आपसे करेंगे तब इसका आंसर आपसे जानेंगे, या कमेंट में आप मुझे लिख करके दे सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा सही है या गलत है। चलिए, अब है आपके नेक्स्ट कोरोजन। क्या चीज है कोरोजन, क्या होता है कोरोजन, पहले फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने इस चीज पे डिस्कशन किया था। कुल मिला के कोरोजन का मतलब है मेटल का खराब होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल खराब किसकी वजह से होते हैं, व्हाई दे गेट कोरोड, ड्यू टू एयर या सम गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, हवा में जो गैसेस होती है उसकी वजह से मेटल खराब होते हैं। और दे कैन इफ द मेटल कम इन द कॉन्टेक्ट विथ वाटर then they can corrode. If they come in the contact with acid, they can corrode. If they react with some other metal and get damage, that is also corrosion. Corrosion का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी मेटल का किसी दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आकर के खराब हो जाना क्या कहलाएगा, आपका कोरोजन कहलाएगा। क्लियर, डेफिनेशन देख लेते हैं। कोरोजन इज द डैमेज ड्यू टू कॉज टू मेटल ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। यदि आपका मेटल किसी दूसरी चीज जैसे ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज, एसिड या आपके कोई और मेटल है, उनके कांटेक्ट में आता है और फिर आपका मेटल क्या होता है, डैमेज हो जाता है, तो आप उसे क्या बोलोगे, कोरोजन कहेंगे। ठीक है, अब देखें एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ रस्ट ओवर आयरन। आयरन पर अक्सर आपने ब्राउन कोटिंग देखी होगी, ब्राउन कलर की लेयर आती है एक, तो ये ब्राउन कलर की लेयर जो आयरन पे नजर आती है, व्हाट इज दैट, दैट इज रस्ट। एंड हाउ रस्ट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू कोरोजन। तो कोरोजन जो है वो बेसिकली आप
होने पर आपका आयरन जो है वो एक ब्राउन कलर की लेयर बनाता है। उस ब्राउन कलर की लेयर को कहा गया है रस्ट। हम इसे रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अलावा आपने देखा होगा कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो भी अगर आप लंबे समय तक घर में जैसे पुराने कोई बर्तन पड़े तो कभी निकाल के देखिएगा, उस कॉपर के बर्तन पे ग्रीन कलर की लेयर्स अक्सर देखने को मिल जाती है। व्हाई इट इज? वो ग्रीन कलर की लेयर होती है ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट। उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कॉपर कार्बोनेट। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या मॉइस्चर है वगैरह, इन चीजों को थोड़ा सा वो लेकर के क्या बना देता है? कॉपर कार्बोनेट बना देता है। और इसका जो कलर है वो बेसिकली ग्रीन होता है, इसलिए वो ग्रीन लेयर हमको नजर आती है। देन आपके फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। आपके सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग, ये आपके चांदी के चीजों पर अक्सर देखा होगा, ज्वेलरी जो होती है चांदी के घर में बर्तन वगैरह होते हैं काफी लंबे समय में काले पड़ जाते हैं। तो ब्लैक कोटिंग जो आ रही है वो क्या है? जो उसके आसपास है ना, जो हम ये कह दें कि वो एक सल्फर के साथ मोस्टली रिएक्ट कर रहा है, तो वो आपके क्या है? सिल्वर सल्फाइड की लेयर अपने ऊपर क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड लेयर। वो सिल्वर सल्फाइड लेयर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने अलग अलग चीजों के कोरोजन के बारे में बताया कि आयरन का कोरोजन होता है जिससे रस्ट बनता है, कॉपर का कोरोजन होता है जिससे आपके कॉपर कार्बोनेट बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, एक सल्फर के वजह से हो रहा है, या सल्फ्यूरस एसिड जो हवा में होता है उसकी वजह से हो सकता है। तो उसकी वजह से आपके क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड बनता है। तो ये आपके जो मेटल किसी चीज के साथ रिएक्ट करके किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है और उससे हमारा मेटल डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है। मेरे ये चीज तो मेरे को काम की नहीं है। मेरा सिल्वर अगर इसमें कन्वर्ट हो जाए तो मेरे क्या काम का, उल्टा मेरे लिए तो खराब हो गया। मेरा कॉपर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इस कॉपर कार्बोनेट, तो मेरे लिए तो खराब है। मेरा आयरन अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो मेरे लिए खराब है, क्योंकि ये चीजें एक कमजोर हैं, वो उसकी क्वालिटी या उसकी फिनिशिंग, उसकी शाइनिंग को खत्म कर देती है। तो मेरे लिए एक तरीके से वो उस मेटल का नुकसान है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्लियर चीज? अब यहां पर एक मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दी गई है और इस एक्टिविटी के अंदर ये समझाया गया है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग या आयरन का जो कोरोजन होता है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, किस केस में आयरन को रस्टिंग होगा। ज्यादातर हमारे जो आसपास है तो वो आयरन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो चीज़ें हैं, जो फर्नीचर है वगैरह है, काफ़ी सारी मशीनरी है, वो आयरन से बनती है। आयरन का बहुत बड़े लेवल पे हम यूज़ करते हैं। तो आयरन की रस्टिंग की क्या क्या कंडीशन, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। या 3 टेस्ट ट्यूब आप लोगों को दिख रही होगी। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देख रहे हैं कि आयरन की नेल है, उसे डाला गया, साथ में कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया गया। क्या क्या किया गया? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड को इसमें डाल दिया। अब ये कैल्शियम क्लोराइड जो इसमें डाला है और इसके साथ इसे ऊपर से कर दिया है पैक। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इस तरीके से। दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके वाटर है, बॉइल्ड वाटर है, साथ में नेल डालने के बाद इसके ऊपर ऑयल की लेयर बनवा दी, ऑयल आ गया और साथ में पैक कर दिया उसको। क्लियर? इसके बाद तीसरी टेस्ट ट्यूब आपके नॉर्मल वाटर है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, एक तरीके से नेल डाल दी और आपके ऊपर से पैक कर दिया। अब आप देखें इन तीनों टेस्ट ट्यूब को हमने लंबे समय तक रख दिया, ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन 5 दिन रख दिया। अब आप देखेंगे 5 दिन के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे इन 2 टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और टेस्ट ट्यूब नंबर 2 की आयरन नेल पर रस्टिंग नहीं आई, जबकि टेस्ट ट्यूब नंबर 3 के अंदर जो आयरन नेल है वो रस्टेड हो चुकी है, उस पर जंग लग चुका है, इट गेट कोरोड। अब ये कोरोजन इस पे क्यों आया, कंडीशन को समझें। पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड जो आपने यूज किया था उसने मॉइस्चर इस टेस्ट ट्यूब में जितनी थी उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तो आयरन नेल को मॉइस्चर मिला ही नहीं, वाटर का कांटेक्ट हुआ ही नहीं, तो इसे वाटर नहीं मिला। ऑक्सीजन जरूर मिल सकती है इसको, तो सिर्फ ऑक्सीजन मिल रही है या एयर कह सकते हो। क्लियर? ये मिल रहा है उसको, वाटर या मॉइस्चर नहीं मिल रहा। यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर उसे वाटर जरूर मिल रहा है, उसे मॉइस्चर मिल रहा है, लेकिन ऑयल की लेयर आने से आपने बॉईल कर दिया तो ऑलरेडी जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो जा चुकी बाहर, आपने ऑयल की लेयर चढ़ाई दी तो अब ऑक्सीजन वापस आएगी नहीं। तो कुल मिला के इसे
मॉइस्चर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, लेकिन आपके ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो इसमें सिर्फ मॉइस्चर मिला या वाटर मिल गया, क्लियर, आपके ऑक्सीजन नहीं आई, इसमें मॉइस्चर नहीं मिला, मॉइस्चर या वाटर जो है वो नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक चीज मिल रही है। इसमें ये मिल रहा है लेकिन ये नहीं मिल रहा। यहां पर उसे दोनों मिले, पानी मिल गया मतलब मॉइस्चर, वाटर की प्रेजेंस हो गई, और इस वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी या थोड़ी बहुत यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, और इस तरीके से इसे मॉइस्चर भी मिला और ऑक्सीजन भी मिली, और तब जाकर के ये इजीली कोरोड हो जाती है। तो यहाँ सिंपल सा लॉजिक है कि आयरन कभी भी सिर्फ मॉइस्चर की वजह से कोरोड नहीं होता, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में रखने पर कोरोड नहीं होता। आयरन तब कोरोड होता है जब वो मॉइस्चर और एयर दोनों के कांटेक्ट में आता है, तब जाके आपका एयर जो आयरन जो है वो क्या होता है, कोरोड होता है। क्लियर चीज, समझ में आ रही बात। तो यहां नेसेसरी कंडीशन कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो देयर आर टू कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये दोनों प्रेजेंट होगी तो ही आपके आयरन का कोरोजन होगा। समझ में आई बात। चले आगे, चलिए अब आपके प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन तो हो रहा है लेकिन रोकना कैसे, रोकना भी तो पड़ेगा। पहले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत शायद अपन ने बात की थी। तो प्रिवेंटिंग के कई तरीके हैं, आप लोग भी जानते हैं, जनरल कई चीजें हैं। आयरन को रस्ट लगने से बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम उस पर पेंट कर देते हैं, उस पर आपके ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, हम लोग कोई दूसरे मेटेरियल की लेयर, दूसरे मेटल की लेयर उस पर चढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके जो होती है दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन का प्रिवेंशन। कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस या ऑयल अप्लाई करके। क्या हो जाएगा, मेटल पे अगर ऑयल और ग्रीस की लेयर आती है तो एयर का कांटेक्ट उससे नहीं हो पाता। अप्लाइंग पेंट, वही है, पेंट आप लगा दोगे तो वही है, मॉइस्चर और आपके एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो वो आपके बच जाएगा कोरोजन से। बाय गैल्वेनाइजेशन स्पेशल प्रोसेस, कोटिंग ऑफ जिंक, किसी मेटल पर जिंक की कोटिंग, लेयर चढ़ाना, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। और इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसी मेटल को प्रिवेंट, कोरोजन होने से बचा सकते हैं। क्यों, आप लोगों को याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिंक इज अ सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। जिंक जो है वो क्या है, एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल में आता है। ये अपनी सुरक्षा खुद करता है। कैसे करता है, बाय मेकिंग द लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड की लेयर विच इज मोर स्ट्रॉन्गर और हार्डर देन जिंक, वो जिंक से भी ज्यादा मजबूत होती है, स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी है। तो जिंक के ऊपर अगर जिंक ऑक्साइड बन जाए तो नीचे जो लेयर जो भी रहेगी, जिंक की है या किसी और मेटल की, वो एकदम सेफ हो जाएगी। तो जिंक सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल है, इसलिए जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के आपके क्या कर सकता है, दूसरे मेटल को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, जैसे ये आयरन है, अब आयरन तो डायरेक्ट रहता तो क्या हो जाता, कोरोड हो जाता। इसके ऊपर क्या हो जाता, आपने चारों तरफ जिंक की लेयर चढ़ा दी। अब आपके जो ये लेयर बनी, ये लेयर क्या हो जाएगा, ये आपके जिंक की बना दी आपने। ये थोड़े टाइम बाद जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिंक ऑक्साइड बहुत मजबूत है, आगे खराब होगा नहीं। तो अब एक बार ये जिंक ऑक्साइड बन गया, अब ये आयरन हमेशा के लिए क्या हो गया, सेफ हो गया। तो इस तरीके से हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा भी कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। इसके बाद टीनिंग क्या है, ये भी आपके एक तरीके से प्रिवेंशन, कोरोजन प्रिवेंटिंग का तरीका है। इसमें क्या होता है, टीन की कोटिंग की जाती है। टीन इज अ लो रिएक्टिव मेटल, ये लो रिएक्टिव है इसलिए ये इजीली खराब होता नहीं। तो यहां पर ये क्या करेगा, जो भी दूसरा मेटल होगा उसको कोरोजन से बचाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कई और दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल जैसे क्रोमियम की जो आपकी प्लेटिंग की जाती है, उस पर लेयर चढ़ाई जाती है और वो मेटल को प्रिवेंट करता है कोरोजन से, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो कुछ ही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट और है, दैट इज बाय एलॉइंग। कौन सा, एलॉइंग। एलॉय बना करके भी आप मेटल को प्रिवेंट कर सकते हो। कई ऐसे मेटल है जो नॉर्मली अगर मैं डायरेक्ट उसका कोई चीज बना करके यूज करूंगा तो खराब हो जाएगा। अब आयरन का कोई घर में बर्तन है और वो लेकर के मैं यूज करूं और उसको अपने काम में लाऊं तो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगा, आप ज्यादा लंबा उसको यूज नहीं कर पाओगे। अब आयरन को ही मुझे चलाना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, अच्छी है, क्वालिटी अच्छी होती है आयरन, एक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, लंबा चलता भी है। लेकिन
अगर आप उसे डायरेक्ट यूज करोगे तो खराब हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, उसे रस्टिंग से बचाना है। तो मैं क्या करूंगा, आयरन तो यूज करूंगा लेकिन उसको एलॉय बना करके यूज करूंगा। आपको पता होगा हम आयरन का कौन सा एलॉय यूज करते हैं हमारे घर में, नाम याद है किसी को, दिमाग में आया? स्टील। आप लोग सभी जानते होंगे जो घर में स्टील के बर्तन है वो बेसिकली है क्या, वो आयरन के एलॉय हैं। आयरन को यूज करना था लेकिन डायरेक्ट करते तो कोरोजन होने का चांस था, तो हमने क्या कर दिया, उसका एक एलॉय बनाया। और एलॉय बनाने से क्या हो गया कि जो उसकी रस्टिंग प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। रस्ट नहीं खाता, आप स्टील के बर्तन देख लो, जंग नहीं खाते, आज भी उनकी शाइनिंग वैसी है, उसकी स्ट्रेंथ वैसी है, वैसी की वैसी क्वालिटी दिखती है स्टील के बर्तनों को, अगर रेगुलर साफ करो अच्छे से। हाँ, गंदा रखोगे तो उसकी शाइनिंग नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर रेगुलर साफ करते हो, अच्छा रखते हो, तो वो आपकी शाइनिंग बरसों तक बरकरार रहती है। तो आयरन को स्टील बना करके यूज करना क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एलॉइंग। एलॉइंग करके आप उसे रस्ट से बचा रहे हो। ठीक है, अब ये थोड़ी सी जानकारी एलॉय के बारे में ले लेते हैं। एलॉय क्या है, व्हाट आर एलॉय? एलॉय बेसिकली क्या होते हैं कि जब आप किसी एक मेटल को किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ उसका एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हो। ध्यान रखना, एक मेटल कंपलसरी है। अगर किसी एक मेटल को दूसरे किसी बहुत सारे मेटल्स या फिर नॉन मेटल और डाल देता हूं, और नॉन मेटल, इनके साथ अगर इसका होमोजीनियस मिक्सचर आप बनाते हो, क्या करते हो, होमोजीनियस मिक्सचर अगर आप तैयार करते हो तो आपका वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, वो एलॉय कहलाएगा। व्हाट आर एलॉय? एलॉय आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल। एक मेटल होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, दो नॉन मेटल को मिला करके आप एलॉय तैयार नहीं कर सकते। एलॉय तैयार करने के लिए हमेशा एक मेटल तो कम से कम चाहिए, उसके साथ दूसरा मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो होमोजीनियस मिक्सचर आपका बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे एलॉय। ठीक है, एलॉय बनाने के कई पर्पस होते हैं। एलॉय हमेशा ये नहीं है कि कोरिजन से बचाने के लिए ही बनाया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग एलॉय बनाने के कई पर्पस है। कई जगह कुछ क्वालिटी को बढ़ाना होता है, कुछ क्वालिटी को कम करना होता है, तो उस अकॉर्डिंग कुछ सब्सटेंस को मिक्स करके अलग अलग रेशियो में मिक्स करें तो अलग अलग तरीके के एलॉय बनते हैं। उसकी प्रॉपर्टी में भी अलग अलग तरीके का चेंज आता है। कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय के बारे में हम लोग जान लेते हैं, एग्जाम में आते हैं, याद करिएगा। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं, रखना पड़ेगा एक तरीके से। इनके बारे में थोड़े से नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन से एलॉय में कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, वो याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है स्टील। हमारे घर में पहले स्टील का काफी ज्यादा यूज होता था, आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील है। ध्यान रखना, स्टील और स्टेनलेस स्टील में भी फर्क है। स्टील जो है वो है बेसिकली आयरन प्लस कार्बन। आयरन और कार्बन का जो एलॉय है दैट इज योर स्टील। लेकिन हम लोग घर में बर्तन जो बना रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील के बना रहे हैं, वो क्या है आपके आयरन, क्रोमियम, निकल, इनके होते हैं। इसमें आयरन, क्रोमियम और निकल का जो एलॉय बनता है दैट इज कॉल्ड योर स्टेनलेस स्टील। इसके बाद आपके ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है। क्लियर चीज, किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का एलॉय है। इसके बाद आपके ब्रोंज किसका एलॉय है, कॉपर और टीन का एलॉय है। ठीक है, ये याद करने हैं एज इट इज। देखो अब मैं इसके परसेंटेज में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके हैं नहीं, अननेसेसरी परसेंटेज बता करके आप याद करोगे, कोई आते नहीं, फालतू का दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं। हाँ, बड़ी क्लासेस में जाएंगे 11th 12th में, जहाँ केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ फिर परसेंटेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है और फिर वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं जितना बता रहा हूँ वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, और थोड़ा सा ध्यान में ये रखता हूँ कि आपके लेवल पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहां तक का जो नॉलेज चाहिए मैं आप लोगों को दे दूंगा। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, अननेसेसरी अभी आपको कॉलेज करवा दूं, 11th 12th अभी करवा दूं, कोई सेंस नहीं है। समय पर सब सीखने को मिलेगा और सीखेंगे उस समय। तो शोल्डर आप लोगों ने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिकल शॉप पर हम लोग जाते हैं, जो सर्विस करते हैं, वो लोग वायरों की जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उनको शोल्डर करते हैं। हम बोलते हैं शोल्डरिंग करके दे दो, तो वो शोल्डरिंग करने के लिए एक स्पेशल तरीके का वायर आता है जिसको मेल्ट करके वो दो वायरों को जोड़ने का काम करते हैं। तो वो जो शोल्डर वायर जो आता है वो किसका एलॉय होता है, दैट इज लेड प्लस टीन। लेड और टीन का एलॉय होता है। क्लियर, उसकी खासियत क्या है, वो आपके लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, बहुत इजीली वो उसको हल्की सी हीट मिलती है वो पिघल जाता है।
और जल्दी से वापस जम भी जाता है। तो आपके शोल्डर वायर जो लो मेल्टिंग पॉइंट का है वो आपका बनाया जाता है बाय मिक्सिंग लेड प्लस टिन, लेड और टिन का होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसके बाद आपके एक एलॉय, स्पेशल तरीके के एलॉय जिन्हें अमलगम कहा जाता है। क्या कहते हैं? अमलगम। अमलगम उन एलॉय को कहा जाता है जो बेसिकली आपकी मर्क्यूरी के साथ जो भी एलॉय बनेंगे, किसके साथ? मर्क्यूरी। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एलॉय में एक जो कंपोनेंट है एलॉय का वो क्या है? मरकरी। अगर मरकरी आपके यूज हो रहा है तो दैट एलॉय विल बी कॉल्ड योर अमलगम। साथ में कोई भी दूसरा मेटल नॉन मेटल होगा तो चलेगा, लेकिन अगर उसमें एक मर्क्यूरी आ गया तो वो आपका एलॉय क्या कहलाएगा? अमलगम कहलाएगा। तो पूछा जाता है व्हाट इज अमलगम? द अमलगम इज द एलॉय इन विच वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी। एक ऐसा एलॉय जिसमें एक जो मेटल है वो कौन सा? आपका मर्क्यूरी है। क्लियर चीज? ये एलॉय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आपका लास्ट शीट दैट इज डीपीपी, आपकी डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो अब आपको जितना पढ़ा है उसी के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। आई होप आप लोग उसे कर पाएंगे, देखें, समझें, और फिर जब लाइव डिस्कशन हो तब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको मैं पूरे आंसर्स वगैरह सब समझा दूंगा। नाउ सी, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। सोचिएगा कि आपके कॉपर का यूज होता है जब आपके हॉट वाटर टैंक बनाने का काम पड़ता है ना, पानी के टैंक बनाने, गर्म पानी के टैंक बनाने, तो वहां पर स्टील का यूज नहीं करते। स्टील मतलब आयरन, स्टील में क्या है? आयरन। वहां यूज करते हैं कॉपर। अब बताओ क्यों करते होंगे? सोच के देखिएगा और आंसर लिखिएगा। इसके बाद है आपके व्हाई इज द टंगस्टन मेटल सेलेक्टेड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप बल्ब। सिंपली आपके जो बल्ब आते हैं, फिलामेंट बल्ब वाले जो आते हैं, आजकल तो एलईडी आ गई है, तो ये जो बल्ब आते हैं, जो लैंप आते हैं, उसके अंदर एक फिलामेंट लगता है। वो फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बनता है? ये फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है? तो आप आंसर दीजिएगा। इसके बाद है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। बताया था आपको कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? आपके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। बताओ क्यों? है ना, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में उसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो क्यों करनी पड़ती है वो बताइएगा। नेक्स्ट है आपके स्टेट टू वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत सारे मेथड है, उसमें से दो अच्छे मेथड आप लिख के नाम बताइएगा। इसके बाद एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आप समझिए इसे। प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला एंड हीटेड इट। क्या किया? उस सल्फर पाउडर को हीट किया। एक चम्मच स्पैटुला आता है, आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में। He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. उसने क्या किया? उसके अंदर से निकलने वाली गैस को क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट किया उल्टी करके। अब आपके व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस? उस गैस का एक्शन किस पे चेक करना है? पहला है ड्राई लिटमस पेपर पे। अगर ड्राई लिटमस पेपर पे वो गैस लेके जाओगे तो बताओ उस लिटमस पेपर पे क्या चेंज आएगा। दूसरा, अगर आप उसे गीले लिटमस पेपर पे ले जाओगे, ठीक है, तो आप बताओ क्या चेंज देखोगे। तो दोनों चेंज बताना, इस पर क्या चेंज है और इस पर क्या चेंज है। किसका? जो गैस इसको गर्म करने से बनी उस गैस का इफेक्ट लिटमस पेपर पे क्या होता है, ड्राई लिटमस पेपर और वेट लिटमस पेपर पे, वो बताना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आपके यहां पर जब आपने गर्म किया तो कोई रिएक्शन तो हुई होगी, वो रिएक्शन कौन सी हुई वो आपको बतानी है। क्लियर चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M, एक M मेटल लिया मैंने। अब बताओ उस M मेटल, ठीक है, मेटल का नाम ही हमारा M है, कोई मेटल पर्टिकुलर मत ले लेना, ये M, इस M के अकॉर्डिंग आपको नाम दे, इसका आंसर देना है। M मेटल का एक्सट्रैक्शन चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग चल रही है, तो बताओ एनोड किसका बनाओगे, कैथोड किसका बनाओगे, इलेक्ट्रोलाइट किसका बनाओगे। क्लियर? लॉजिकली सही से आंसर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
24 कैरेट गोल्ड कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। 24 कैरेट गोल्ड को ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, बताओ क्यों? ठीक है, मैं समझ आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो ये आपके लिए यहां भी आ गया है, तो आंसर लिखिएगा आप लोग। द मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इट सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आपके एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, समझ में आ चुका होगा, वो अगर सल्फाइड फॉर्म में मुझे है मेरे पास, ठीक है, इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इट सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में उस मेटल का जो सल्फाइड हो रहा है उसे मैं क्या कर रहा हूं, हीट करके उस मेटल को प्राप्त कर रहा हूं। आइडेंटिफाई द मेटल, समझ में आ चुका होगा कौन सा मेटल, और उसका ओर कौन सा है, उस ओर का नाम बताना है, कौन सा ओर हुआ भाई, ये सल्फाइड ओर है तो, और उसके साथ यहाँ पर कौन सी रिएक्शन से वो मेटल हमें प्राप्त हो रहा है, वहाँ पर रिएक्शन भी है, आप लोगों को बता चुका हूँ, ढूंढिएगा थ्योरी में किस जगह है, वहाँ से वो रिएक्शन निकाल करके यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर से जुड़े हुए और भी अगर आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और जो डायरेक्ट मुझसे मिल पाते हैं वो मेरे सामने आपके क्वेश्चन रखिएगा, तब मैं आप लोगों को उसका पूरा आंसर दे दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैं उनसे लाइव इंटरेक्शन करूँ, मैं धीरे धीरे उस पर लाइव पे आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों से क्या है कि तुरंत आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाए। तो जिस दिन लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं वीडियोज़ भेज रहा हूँ, आप उसे देखते रहिए। एंजॉय योर सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।